सीधे आपको लिए चलेंगे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं वो ये मांग करते थे कि जो पीजीआई में है, जिस तरीके से पीजीआई में, केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में या सैफई में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होनी चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो पीजीआई की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमर अली खां जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहेड़ से, मैं उनके लिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो मंत्री रहे हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, अपने समाज में उनका एक अपना स्थान है, अपना सम्मान है। मैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के लिए, आशु मलिक जी के लिए, कार्तिक राणा जो देवबंद से चुनाव लड़ रहे हैं, इंद्र सेन चौधरी जी। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने पूछा कि सरकार ने किसानों के लिए क्यों नहीं कुछ किया है। देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुणाल से खास बातचीत। जयंत चौधरी हमारे साथ है। जयंत जी, जो आपने ट्वीट भी किया कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, क्या देख रहे हैं माहौल? देखिए, कोई कारण रहे होंगे वो नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूं उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। आखिरी दौर चल रहा है, अब कल तक कैंपेनिंग है, क्या देख रहे हैं रिस्पांस? क्योंकि आप ऐसी सीट पे पहुंचे हैं जहां बीजेपी मजबूत है। नहीं, यहाँ 89 से बीजेपी जीत रही है, लेकिन हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के आप कल टिकैत साहब से भी मुलाकात करने गए थे? हाँ जी, वो तो हाँ हमारा घर है, जाते रहते हैं उनके बीच। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से क्या जयंत चौधरी है जो कि मेरठ कैंट विधानसभा में चुनाव प्रचार करने आए थे, ये एक ऐसी सीट है जो सन 89 से बीजेपी लगातार जीत रही है और इसीलिए ये तमाम सीटें, खासतौर पे जो शहरी इलाका है, ग्रामीण इलाकों में माना जाता है कि आरएलडी मजबूत है, लेकिन शहरी इलाकों में कोशिश कर रहे हैं। कल आखिरी दौर का चुनाव प्रचार है और कल आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव प्रचार का, और इसीलिए लगातार आज मेरठ के अलग अलग इलाकों में, गाजियाबाद में, बागपत में जयंत चौधरी जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी जो ये चरण है चुनाव प्रचार के, कुछ घंटे बचे हुए हैं, उसमें पूरी ताकत लगाई जाए। कैमरामैन मनीष झा के साथ कुमार कुणाल, मेरठ, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूपी चुनाव को लेकर विरोधियों पर बड़ा वार किया। आज पीएम मोदी को बिजनौर में लाइव रैली में पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने वर्चुअल संबोधन का फैसला किया और अपने संबोधन में ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी के विकास का पानी ठहरा हुआ था। पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन जो हुआ है उस पर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा है कि जानबूझकर प्रधानमंत्री वहां पर नहीं पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली समाजवादियों के पास ठहरा था पानी। पहले गिनती के एक्सप्रेसवे थे, आज नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले की सरकारों ने यूपी की छवि को खराब किया। आज यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही हो सकता है। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। बिजनौर में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनैती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। दंगा, बिजली और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने वाली बीजेपी ने अब अखिलेश के वैक्सीन वाले पुराने बयान को भी सियासी मुद्दा बना दिया है। एक दिन पहले अमित शाह ने आज खुद मुख्यमंत्री योगी ने भी उस बयान की याद दिलाई। मेरी आपसे अपील है, अगर 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं तो भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, जो लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज समय आ गया है, अपने एक वोट की कीमत से उन चेहरों पर तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है इस महामारी में। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। मगर मुझे बताओ भाइयों बहनों, बताओ, अगर हम उत्तर प्रदेश वाले उनकी बातों में आते तो टीकली लहर में हमारी जान बचती क्या? इस प्रकार के नेता जो राजनीति करने के लिए जनता की जान को जोखिम में डालते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों, कोई अधिकार। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तराखंड में विजयी अभियान चलाया और इस दौरान वो बागेश्वर पहुंचे। इस दौरे पर नड्डा ने सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर लोगों के बीच गए और आखिर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, उन पर वंशवादी होने का आरोप लगाया। सारी पार्टियां आज वंशवाद की पार्टी बन गई है। कोई पार्टी उठा लो, ये भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियों में क्या है? परिवार ही पार्टी है।
आप ऊपर से उठाओ, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, नीचे आओ लोकदल, नीचे आओ समाजवादी पार्टी, उससे नीचे चले जाओ, परिवार की ही पार्टियां हैं। और मैं यहां दावा करता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब राष्ट्रीय नहीं रह गई है, यह अभी परिवार की पार्टी हो गई है, भाई बहन की पार्टी हो गई, और कोई इसमें नहीं है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी है, जहां हम कहते हैं उनके यहां पार्टी ही परिवार है, उनके यहां परिवार ही पार्टी है, और हमारे यहां पूरी पार्टी ही परिवार है। इसको हमको याद रख के चलना चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर उत्तराखंड दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने उत्तराखंड में भी दिल्ली वाला ही दांव चला है। 10 सूत्रीय वादे किए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने और मुफ्त बिजली जैसे वादे शामिल हैं। भरोसा ये दिलाया है कि सरकार बनने पर दिल्ली जैसी स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के स्तर में सुधार उनकी सरकार करेगी। हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप फोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे, जैसे दिल्ली में हमने की। वहीं पंजाब चुनाव में कांग्रेस का सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विश्व प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की, हवन पूजन भी किया गया। हिमाचल प्रदेश का प्रख्यात नैना देवी मंदिर, जहां पर चन्नी सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। वहां पर विधि विधान से काफी देर तक वो मौजूद रहे पूजा अर्चना करने के लिए। और कल ही उन्हें घोषित किया गया था सीएम उम्मीदवार राहुल गांधी की तरफ से एक सार्वजनिक मंच पर, जहां पर वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिखाई दिए। तो कांग्रेस आलाकमान ने चन्नी पर भरोसा जता दिया है। इसके लिए चन्नी ने धन्यवाद किया है, साथ ही सिद्धू की भी जमकर तारीफ की। उधर सिद्धू ने आज कहा कि वो पंजाब के हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये पगड़ी मेरे सर पे नहीं रखी गई, ये पंजाब के गरीब मिडिल क्लास फैमिली, किसान, दुकानदार, छोटे व्यापारी, ये सब लोगों के पे ये पंजाब के सिर की पगड़ी है। इसको पंजाब के लोग संभालेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों रलकर और साथ में जाकर दुर्गा पेश हो गई और हम सब रलकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਭਲੇ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਹੂੰਗਾ।
यूपी के चुनावी रण में जुबानी जंग बहुत पहले ही छिड़ चुकी थी। अब सीएम योगी ने कब्रिस्तान का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने वोडका की फैक्ट्री पर सब्सिडी का वादा कर दिया। मंच पर अखिलेश के सामने एक नेता का दूसरे को तमाशा दिखाना भी चर्चा में बना हुआ है। हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में कर और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। पश्चिमी यूपी की जंग में योगी आदित्यनाथ के प्रचार अभियानों में दंगा और कब्रिस्तान जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और मेरठ में हुंकार भरेंगे, मगर अखिलेश यादव अलग ही धुन में हैं। आगरा में उन्होंने आलू के किसानों को वोदका की फैक्ट्री बनाकर उनके उत्पाद की कीमत दिलाने का ऐलान कर दिया। 100 करोड़ 200 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वोडका को लेकर भी अगर कोई यहां से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी, चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। अखिलेश को अंदाजा था कि बीजेपी इस पर सियासत कर सकती है, लिहाजा उन्होंने हवाला दिया कि बीजेपी के शासन में वोदका की खपत बढ़ गई है। जब बीजेपी की सरकार थी, नहीं आई थी, तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया मार्केट में। उधर अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश पर नए सिरे से हमला बोला है। काम किया था उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब भी चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ के गर्मी उतार देने वाले बयान का जवाब नए नए अंदाज में दे रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले न निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। वहीं अखिलेश यादव पर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। योगी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी हमलावर हैं। अमरोहा में वैक्सीन को लेकर शाह ने अखिलेश पर कटाक्ष किया। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। ऐसे तंज भरे बयानों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी सामने आ रहे हैं। आगरा की बाह विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन भाषण का माहौल बना रहे थे। इस बीच भीड़ जहां शोर कर रही थी, वहीं जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा लगातार अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे। रामजी लाल सुमन बार बार उन्हें बातचीत बंद करने का संकेत दे रहे थे। वहीं अखिलेश उन्हें अपना भाषण जारी रखने का इशारा कर रहे थे। फिर अचानक रामजी लाल सुमन ने जितेंद्र वर्मा पर तमाचा तान दिया। ये देखकर अखिलेश यादव और जितेंद्र वर्मा दोनों की हंसी छूट गई। ये सब हंसी मजाक का हिस्सा था, मगर पश्चिमी यूपी की जंग किसी के लिए भी आसान नहीं है। वोटिंग से पहले जब आखिरी 3 दिन बचे हैं, तब जुबानी जंग और तेज हो गई है। अलीगढ़ से अकरम खान और आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी में बीते 3 चुनाव में बीजेपी का दबदबा कायम है, मगर इस बार मुद्दे और समीकरण अलग है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इन सब के बावजूद बीजेपी अपनी विजय पताका फिर से फहरा पाएगी। रिकॉर्ड बोल रहे
होगा, मैं कहता हूँ 90-10 की तरफ जा रहा है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। अंतिम दौर में है पहले दौर का प्रचार। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश जैन की जोड़ी और मायावती के साथ ही प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर अहम जिले हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि इस बार किसी के भी पक्ष में कोई लहर नहीं चल रही है। कुछ विधानसभा सीटों को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मगर वोटर के मूड को भांपना इस बार आसान नहीं है। डबल डोज ले रही है, चुनाव तक आते आते यह पहुंचेगा। मैंने पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि चुनाव 80-20 का होगा, मैं कहता हूँ 90-10 की तरफ जा रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। पश्चिम से शुरुआत हो रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। मैं सारे राजनीतिक दलों से और नेताओं से आग्रह कर रही हूँ, इनकी बात करिए, जनता की बात करिए। ये चुनाव, ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव में और बाहुबली चुनाव में आपको भर्ती की बात करनी चाहिए। चुनावी मैदान में बीजेपी, समाजवादी, आरएलडी गठबंधन, कांग्रेस और बीएसपी हैं, तो वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में हैं। मगर ये किसी न किसी का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। वैसे पश्चिमी यूपी में अधिकांश सीटों पर जीत का समीकरण या तो जाट मुस्लिम गठजोड़ से बनता है या धार्मिक आधार पर वोटों के बंटने से। 2017 की बात करें तो जिन 58 सीटों पर इस दफा पहले चरण में वोट पड़ेंगे, उनमें से 53 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। एसपी और बीएसपी के खाते में 2-2 सीटें गई थीं। वहीं आरएलडी का एक उम्मीदवार जीता था, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था। इस बार किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड जैसे मुद्दे हावी हैं, तो बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। 10 फरवरी को वोटर किन मुद्दों को अहमियत देते हैं और किन्हें खारिज करते हैं, यही 58 सीटों का भविष्य तय करेगा। आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।